नमस्कार दोस्तों, मैं राधे गोस्वामी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम दो टॉपिक साथ लेकर चल रहे थे, एक इंडिया हिस्ट्री का, एक राजस्थान हिस्ट्री का है। तो आज हम राजस्थान हिस्ट्री वाले टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। आज हम बात करेंगे इस मेवाड़ के बारे में। तो कल जब मैंने आपको इस मेवाड़ के बारे में बताया था कि है ना, मेवाड़ की स्थापना होती है, वो हो जाती है 566 ईस्वी में। मेवाड़ की स्थापना 566 ईस्वी में गुहादित्य नामक व्यक्ति ने की थी। गुहादित्य, इसी को गुहिलादित्य भी कहा जाता है। मेवाड़ की स्थापना 566 ईस्वी में गुहादित्य नामक व्यक्ति करता है और यहाँ पर मेर जाति की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र का नाम मेवाड़ पड़ा था। मेर जाति की अधिकता होती है तो इसको लोग मेवाड़ कहते हैं। ठीक है। महाभारत काल की यदि बात की जाए, महाभारत काल की, तो महाभारत काल में ये जो मेवाड़ है ये सीवी जनपद का अंग था। सीवी जनपद का अंग। महाभारत काल में मेवाड़ कौन से जनपद का अंग था? तो सीवी जनपद का अंग था। और इस सीवी जनपद की जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी मध्यमिका। इनकी राजधानी का नाम था मध्यमिका। वर्तमान में इस मध्यमिका को कहा जाता है नगरी, और नगरी है चित्तौड़गढ़ में। नगरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। महाभारत काल में जो मेवाड़ है, यह मेवाड़ सीवी जनपद का अंग था और सीवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी मध्यमिका। वर्तमान में यह मध्यमिका है, इसका नाम नगरी है और यह चित्तौड़गढ़ जिले में आती है। देखो, जब सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका नगरी चित्तौड़ है, मेवाड़ में अपना गुहादित्य मेवाड़ की स्थापना कर देता है और इसके अंदर राज करने वाले दो राजवंश बताए थे मैंने। पहला तो था गोहिल और दूसरा बताया था सिसोदिया। गुहिल और सिसोदिया दो राजवंशों ने यहाँ पर राज किया था। जब गुहादित्य द्वारा स्थापित कर दी जाती है मेवाड़, उसके बाद में आगे इसमें पराक्रमी एक शासक आता है जिसका नाम था महेंद्र द्वितीय। ऐसा उल्लेख मिलता है इतिहास में कि इस गुहादित्य का सहयोग किया था बिल्लों ने। तो इसने ना बिल्लों से वादा किया था कि आगे चलकर कालांतर में कभी भी इसे जो अपनी रियासत होगी, मैं जिस रियासत की स्थापना करूंगा उसमें आपके जो पूर्वज होंगे, उन पूर्वजों से मेरे पूर्वज आगे चलकर कभी भी कर नहीं वसूलेंगे। तो इस महेंद्र द्वितीय ने क्या किया था? बिल्लों से कर लिया था। यह लेता है बिल्लों से कर। जब बिल्लों से कर लेता है तो बिल होते हैं दुखी, और दुखी होकर एक आक्रमण के दौरान इस महेंद्र द्वितीय का वध कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। जब महेंद्र द्वितीय मारा जाता है तो इस महेंद्र का बेटा शासक बनता है जिसका इतिहास में नाम मिलता है बप्पा रावल। इतिहास में बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध होता है और यह मेवाड़ का शासक बनता है 734 ईस्वी में और इसने राज किया था 753 ईस्वी तक। 734 ईस्वी में शासक बनता है, 753 ईस्वी तक ये अपना शासन है वो संभाल कर रखता है। इसी बप्पा रावल के बारे में उल्लेख मिलता है कि बप्पा रावल ने दुर्ग जीता था जिसका नाम है चित्तौड़ दुर्ग। बप्पा रावल के चित्तौड़ दुर्ग को जीतता है। याद रखना, बप्पा रावल ने इस चित्तौड़ को अपनी राजधानी नहीं बनाया था, सिर्फ जीता था। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि चित्तौड़ दुर्ग पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, तो सबसे पहले चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था अफगानिस्तान का एक सूबेदार था और नाम था उसका मामू। अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने चित्तौड़ के दुर्ग पर सबसे पहले आक्रमण किया था। यदि पूछे सबसे पहले विजय किसने किया था, तो विजय बप्पा रावल ने किया था। इस बप्पा रावल के बारे में उल्लेख मिलता है इतिहास में कि यह जो बप्पा रावल है, यह बप्पा रावल मेवाड़ में सबसे पहले क्या करता है? सोने के सिक्कों का प्रचलन करता है। इसने सोने के सिक्के चलाए थे मेवाड़ के अंदर। इस बप्पा रावल के बारे में उल्लेख मिलता है कि बप्पा रावल हरित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ के अंदर अपना शासन स्थापित किया था। कौन से ऋषि के आशीर्वाद से? हरित ऋषि के आशीर्वाद से।
हरित ऋषि के आशीर्वाद से ये मेवाड़ में अपना शासन स्थापित करता है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब महेंद्र द्वितीय की भीलों ने हत्या की तो बप्पा रावल को ऐसा लग रहा था कि ये जो भील है ना, ये मेरी भी हत्या कर सकते हैं। इसीलिए ये इन भीलों से छिपता हुआ एक दिन चला जाता है हरित ऋषि के आश्रम में। तो हरित ऋषि की बचपन में गाय चराया करता था और उन्हीं गाय चराते चराते इसका टाइम पास हो रहा था। इसको तो पता नहीं था। बाद में धीरे धीरे बात हरित ऋषि के समझ में आती है कि ये पराक्रमी योद्धा बनेगा बच्चा आगे चलकर। पराक्रमी योद्धा बनेगा तो बिल्कुल ये राज्य संभालने के लायक होगा और राज्य संभालेगा। तो हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही इसने मेवाड़ के अंदर है वो अपना शासन स्थापित किया था। ऐसा उल्लेख मिलता है कि ये गाय चराता था और गाय चराते चराते एक जो गाय थी वो दूध नहीं देती थी हरित ऋषि को। जो दूध नहीं देती है तो इस बात का पता लगाता है कि ये गाय दूध क्यों नहीं देती है। इस हरित ऋषि के दिमाग में यह बात आ रही थी कि ये जो बच्चा है ना बप्पा रावल, ये कहीं पर दूध में हेरा फेरी कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। बच्चा था, दूध का लालच था, क्या पता हो सकता है ऐसा। तो हरित ऋषि एक दिन इसके पीछे पीछे जाता है, गाय चरा रहा था वहां पर। वहां जाकर हरित ऋषि ने देखा कि भाई ऐसा तो कुछ नहीं है। बप्पा रावल भी उस गाय को छुप छुप कर देख रहा था। क्यों? बप्पा रावल पर भी दबाव डाला गया कि भाई ये जो गाय है दूध क्यों नहीं दे रही है। तो बप्पा रावल उस गाय को छिप छिप कर देख रहा है, हरित ऋषि छिप छिप कर देख रहा है। तो ऐसा उल्लेख मिला कि वहां पर वो गाय एक जगह खड़ी थी, वहां पर धरती है वो दरार देती है। धरती माता ने अपने आप में जगह दी और जो दूध था गाय का वो वहां पर टपक रहा था, तो सारा दूध वहां पर निकल जाता है। जब गाय वहां से चली जाती है तो बप्पा रावल उस स्थान पर जाकर उस स्थान को खोदता है तो वहां देखता है मिला था इसे एक शिवलिंग मिलता है। जब शिवलिंग मिलता है तो इसने शिवलिंग को देखा और देखने के बाद में इसको विचार आया कि यहाँ पर मैं है ना बनाऊंगा जो स्थान है कैलाशपुरी पर शिवलिंग मिला था इसको, और यहीं पर इसने बनवाया था एकलिंग जी का मंदिर। कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। यह राजस्थान के अंदर पाशुपत संप्रदाय की प्रधान पीठ है, जिसके प्रवर्तक लकुलिश जी को माना जाता है और लकुलिश जी को शिव जी का अंतिम और 28वां अवतार माना जाता है। लकुलिश जी ने यहाँ पर अपनी जो है ना उपदेश दिए थे और इसको प्रधान पीठ माना था एकलिंग जी का मंदिर। मेवाड़ के महाराणा मेवाड़ छोड़ने से पहले हमेशा इस एकलिंग जी से आज्ञा प्राप्त करते थे और जो आज्ञा प्राप्त करते थे उसको इतिहास में कहा जाता है आशंका लेना। अब देखो आगे की बात। जब कैलाशपुरी उदयपुर में जाकर देखता है तो ऐसा मिलता है और ये मंदिर निर्माण करवा देता है। बाद में बप्पा रावल के बारे में इस ऋषि ने जाना कि भाई ये बच्चा है, ये बड़ा होकर कुछ न कुछ करेगा। हरित ऋषि के दिमाग में सारी बात आ जाती है। तो हरित ऋषि का तो परलोक सिधारने का टाइम हो गया था, इसको तो परलोक जाना पड़ेगा। इसको तो है ना जो स्वर्ग होता है वहां से बुलावा आ गया था और है ना एक जो विमान आया था लेने के लिए। तो हरित ऋषि को पता था कि हमें तो जाना पड़ेगा। तब इस हरित ऋषि ने इस बच्चे से कहा कि बेटा तू है ना मेरे पास कल आना निश्चित समय पर। तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि बप्पा रावल जहां पर हरित ऋषि ने जिस स्थान पर बुलाया था उस स्थान पर पहुंचने में थोड़ी सी देरी कर देता है। थोड़ी सी देरी करता है तो हरित ऋषि उस विमान में बैठकर है ना स्वर्ग की ओर जा रहे थे। जब स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो वो बच्चा आता हुआ दिखाई देता है हरित ऋषि को। तो हरित ऋषि ने है ना ऐसे करके थूका था उस बच्चे की तरफ। तो थूका था ना तो उस बच्चे ने ना अपने आप को हटा लिया था वहां से, साइड में से बप्पा रावल अपने आप को हटा लेता है। यदि वो थूक उसके मुंह में गिर जाता तो है ना बप्पा रावल अमर हो जाता था कि बप्पा रावल न तो अपनी इच्छा से मरता न उसको कोई मार सकता था। लेकिन हुआ क्या था, उसने ना गंदा थूक समझकर वहां से हट गया था। वो थूक नीचे गिरता है धरती पर। तब हरित ऋषि ने उसको आशीर्वाद दिया था कि जिस स्थान पर ये थूक गिरा है ना कालांतर में यहाँ पर तेरा राज्य होगा। और थोड़े ही समय बाद में हरित ऋषि की जो बात है ना वो सत्य हो जाती है। चित्तौड़ के दुर्ग के ऊपर ये आक्रमण करता है। ये आक्रमण किया था इसने चित्तौड़ दुर्ग पर 734 ईस्वी में। 734 ईस्वी में चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण करता है और चित्तौड़ का जो शासक था इस समय यह मौर्य वंश का था, नाम था मानमौरी। इस मानमौरी को करता है पराजित और चित्तौड़ के दुर्ग को अपने अधिकार में लेता है। याद रखना राजधानी नहीं बनाया था, इसकी राजधानी चित्तौड़ दुर्ग में नहीं थी।
मानमौर्य को पराजित करते हुए चित्तौड़ के दुर्ग पर अपना अधिकार करता है। चित्तौड़ का जो दुर्ग है, यह चित्तौड़ का दुर्ग है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में, ठीक है ना। इसका निर्माण इसका निर्माण होता है 7वीं शताब्दी में, और करवाया किसने था? चित्रांग या चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। चित्रांग या चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, ठीक है ना। यह चित्तौड़गढ़ जिले में मेसा के पठार पर बना हुआ है, मेसा के पठार पर बना हुआ है। यदि पूछा जाए कि चित्तौड़ का जो किला है यह कौन कौन सी नदियों के किनारे बना हुआ है, तो जो 2 नदी है, एक का तो नाम है गंभीरी और दूसरी का नाम है बेड़च। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर बना हुआ है चित्तौड़ का किला। यह चित्तौड़ का किला राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। इसी को हम बोल सकते हैं आवासीय किला। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला चित्तौड़ का किला है, और दूसरा सबसे बड़ा जो आवासीय किला है वो है जैसलमेर वाला, ठीक है ना, सोनारगढ़। जो सोनारगढ़ चित्तौड़ के बाद में दूसरा आवासीय बड़ा किला है। तो यदि पूछा जाए, इसे कहा जाता है चित्तौड़ को, है ना, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़े है, यह तो इसके बारे में कहावत प्रचलित है। इसे किलों का सिरमौर कहा जाता है, राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। किलों का सिरमौर और राजस्थान का गौरव दोनों नाम चित्तौड़ के ही है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खिजराबाद भी रखा था रतन सिंह के शासनकाल में, वो बात करेंगे हम रतन सिंह में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो चित्तौड़ का किला है। यदि बात की जाए चित्तौड़ के किले के बारे में, तो चित्तौड़ के किले में कुल 3 तो साके हुए थे। कितने साके हुए थे? 3 साके हुए थे। साके मेरे हिसाब से आप सभी जानते हो कि साका क्या होता है। साका वो घटना होती है कि जो सैनिक होते हैं, योद्धा होते हैं, वो तो लड़ते हुए दुश्मन के साथ वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस घटना को कहा जाता है केसरिया करना। जो महिलाएं होती है वो दुश्मन के हाथ न लगने की बजाय अपने स्त्रीत्व की रक्षा स्वयं कर लेती है, वो जलती हुई आग की चिता के अंदर प्रवेश हो जाती है। इस घटना को कहा जाता है जोहर करना। केसरिया करना, जोहर करना, जब दोनों घटनाएं संपूर्ण हो जाती है तो इस घटना को कहा जाता है साका। तो चित्तौड़ के दुर्ग में कुल 3 साके हुए थे। बात की जाए चित्तौड़ का प्रथम साका कब हुआ था, तो याद रखना चित्तौड़ का प्रथम साका होता है 1303 ईस्वी में। इस समय चित्तौड़ का शासक था रावल रतन सिंह और आक्रमणकारी था दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश का दूसरा पराक्रमी शासक, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। यह होता है रतन सिंह पर, और किया किसने था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चित्तौड़ का जो दूसरा साका है, यह दूसरा साका होता है 1534-35 में। इस समय यहाँ का जो शासक था वो था राणा विक्रमादित्य, नाबालिग था, ठीक है ना, विक्रमादित्य। इसका संरक्षण कर रही थी इसकी माता कर्मावती। इसकी माता कर्मावती महाराणा सांगा की पत्नी थी कर्मावती। कर्मावती ने इसका संरक्षण किया था, ठीक है ना। जब चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है, इस समय आक्रमण करने के लिए आया था गुजरात का शासक, नाम था बहादुर शाह। यह करता है आक्रमण अपने साम्राज्य विस्तार की नीति से। इस समय कर्मावती ने अपने मुगल भाई हुमायूं के पास सहायता करने के लिए राखी भी भेजी थी। हुमायूं का बाप था बाबर। खानवा युद्ध विजय के बाद में इस कर्मावती को अपनी हिंदू पुत्री नियुक्त करके गया था, लेकिन ये सहायता करने के लिए नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, मुगल काल में बात करेंगे हम। अब देखो, बहादुर शाह आक्रमण करता है, विक्रमादित्य ने अग्नि जोहर किया था, और जब विक्रमादित्य है यह नाबालिग था, इसने सॉरी अग्नि जोहर नहीं किया था, कर्मावती ने अग्नि जोहर किया था। विक्रमादित्य यहाँ से अपने ननियाल बूंदी चला जाता है, और मेवाड़ की सेना का नेतृत्व है वो देवलिया प्रतापगढ़ का ठाकुर था, नाम था बाघ सिंह रावत, उसने किया था मेवाड़ की सेना का नेतृत्व, और कर्मावती महिलाओं के साथ जोहर करती है। चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा है यह हुआ था 1567-68 में। इस समय यहाँ का शासक था राणा उदय सिंह। इस पर आक्रमण किया था मुगल शासक अकबर ने, ठीक है ना। और फत्ता सिसोदिया इसका सेनापति था, फत्ता की पत्नी थी फूल कुंवर, उसने किया था महिलाओं के साथ अग्नि जोहर, और उदय सिंह चला गया था समन गोकुंदा की रक्षा करने के लिए, ठीक है। अब देखो, ये तो घटना होती है ऐसे ऐसे अपने मेवाड़ की स्थापना के समय में। ये मैंने चित्तौड़ के किले की, इसकी ना चित्तौड़ का किला मेवाड़ में ज्यादा चर्चित है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसे ऐसे चला था। अब इसकी बात करते हैं दर्शनीय स्थलों की, तो चित्तौड़ के किले में एक तो बना हुआ है विजय स्तंभ, उसी को कहा जाता है कीर्ति स्तंभ।
भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण उसको कहा जाता है विष्णु स्तंभ। ये एक 9 मंजिला भवन है, 9 मंजिली इमारत है। इस इमारत का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने करवाया था 1440 से लेकर 1448 के बीच। 1440 से 48 के बीच इसलिए करवाया था सारंगपुर युद्ध विजय की खुशी में। सारंगपुर का युद्ध है वो 1437 में हुआ था, मालवा विजय की खुशी भी बोल सकते हैं हम इसको। 9 मंजिली इमारत है, राजस्थान की पहली इमारत है ना, जिस पर भारतीय डाक तार विभाग ने 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। ठीक है ना। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है इसको। बप्पा रावल, बप्पा रावल के बारे में ऐसा उल्लेख मिलता है इतिहास में कि यह जो बप्पा रावल है, बप्पा रावल 35 हाथ की तो धोती पहना करता था, 35 हाथ की धोती, 16 हाथ का दुपट्टा था, 16 हाथ का दुपट्टा, ठीक है ना। और 32 मन की खड़ग रखा करता था अपने पास, जो तलवार थी उसको कहा जाता है खड़ग। 32 मन की खड़ग रखा करता था, इतना पराक्रमी योद्धा था। एक तलवार के वार से 2 भैंसों को एक साथ काट दिया करता था और एक समय का भोजन में 4 बकरे एक साथ खाता था। इतना बड़ा पराक्रमी शासक हुआ था बप्पा रावल। इस बप्पा रावल को कहा जाता है मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक, मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक। बप्पा रावल के बाद में जो आगे का इतिहास है उनकी जो जानकारी है वो क्रमबद्ध रूप से नहीं मिलती है, क्रमबद्ध रूप से नहीं मिलती है। अलग अलग शासकों के बारे में किसी इतिहासकार ने कुछ लिख रखा है, किसी इतिहासकार ने कुछ लिख रखा है, ऐसे ही चला था। थोड़ी सी बता देता हूं मैं इसके बाद आगे की जानकारी। और आगे की घटनाओं में विद्यार्थियों यह उल्लेख मिलता है कि इसके बाद में जो शासक है वो शासक बना था राजा अलट। अलट के बारे में भी कोई विशेष जानकारी नहीं है। बाटों ने इसको एक उपाधि दी थी आलू रावल की। कौन सी उपाधि दी थी? आलू रावल की। आलू खाने की वजह से नहीं दी थी, ये आलू रावल की उपाधि बाटों के द्वारा दी गई थी इसको, आलू रावल की उपाधि। इसने मेवाड़ में सबसे पहले गठन किया था नौकरशाही प्रथा का। इसने सबसे पहले नौकरशाही प्रथा प्रचलन की थी। अब देखो, इसने तो सिर्फ सोने के सिक्के चलाए थे मेवाड़ के अंदर, और इसने नौकरशाही प्रथा चलाई थी। तीसरी बात, ये जो अल्लट है, इस अल्लट के बारे में उल्लेख मिलता है कि हूण की राजकुमारी थी, नाम था हरिया देवी। क्या नाम था? हरिया देवी। हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ इसने विवाह किया था, और यह माना जाता है राजस्थान के इतिहास का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह, प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह। हूण राजकुमारी हरिया देवी और मेवाड़ के शासक अल्लट का राजस्थान के इतिहास में पहली बार अंतरराष्ट्रीय विवाह हुआ था। और दोस्तों कमेंट करके बताना, भारत के इतिहास में सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय विवाह है वो किसका हुआ था? तो ये बात आपको जरूर बतानी है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं अगली जो बात है वो अगले वीडियो में जल्दी आपको लेकर आऊंगा। कल तो मैं इंडिया हिस्ट्री का वीडियो डालूंगा, और अगले दिन है ना वो आपका इसी मेवाड़ के आगे बढ़ेंगे। मेवाड़ के अंदर पराक्रमी महाराणा है ना प्रताप, महाराणा सांगा, बड़े बड़े योद्धा आएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। बड़ी रोचक कहानी है मेवाड़ के इतिहास की, सारी आपके सामने यूट्यूब के माध्यम से पेश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना।